गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा थंबनेल है टैक्स। टैक्स क्या है, आज हम लोग इसके विषय में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टैक्स पे क्या है। मीनिंग ऑफ टैक्स, द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। इतना पहले हम लोग समझ लें कि क्या है मनी। जो मनी हम लोग गवर्नमेंट को पे करना ही होता है, कंपलसरी होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज का मतलब ये होता है गवर्नमेंट हमें स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब फ्री फंड में दे रही है। तो इसके लिए अरेंजमेंट कहाँ से करेगी? तो जो अरेंजमेंट करती है वो टैक्स के थ्रू करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स है क्या, क्यों लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट लेती है और इसलिए लेती है क्योंकि वो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। क्लियर? इसके बाद ये उन्होंने बताया द टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट। मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि आप देना चाहे तो दें, ना देना चाहे तो ना दें, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो पेनाल्टी भी आपसे चार्ज की जा सकती है। क्लियर है? ठीक। और चार्जेस कलेक्ट बाय द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट में ही आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल बॉडीज होती है। जैसे नगर निगम है, ये लोकल बॉडीज में आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन बताया गया लोकल, स्टेट और नेशनल, फ्रॉम इंडिविजुअल और बिजनेसेस टू कवर द कॉस्ट ऑफ जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज, गुड्स एंड एक्टिविटीज। सरकार जो है कुछ हम लोगों को वस्तुएं जो है सब्सिडी में देती है। सब्सिडी वर्ड सुना है आप सभी ने, जानते हैं? जनरली आपको सिलेंडर वाली सब्सिडी पता है ना? ये सबसे कॉमन है इसीलिए पता है, बाकी और भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ठीक है? तो गुड्स जो है वो भी हमें सब्सिडाइज रेट में जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? हमारे टैक्स के थ्रू। क्योंकि उसे मीट आउट गवर्नमेंट कहाँ से कर रही है? गवर्नमेंट के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि पैसा बना सकेंगे। लेती कहाँ से है? पब्लिक से। खर्च कहाँ करती है? पब्लिक वेलफेयर में। क्लियर हो गई बात? तो टैक्स आप समझ गए। ठीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले डायरेक्ट टैक्स, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स। आप थोड़ा सा हम लोग देख लें थ्योरेटिकली। आप क्या बताएंगे डायरेक्ट टैक्स की क्या होती है? इंडिया में दो कैटेगरी में बांटा गया। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉर ऑल द सेम एंटिटी। इट मीन्स द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। कहने का मतलब ये है कि टैक्स का इम्पैक्ट और बर्डन जब एक ही व्यक्ति पे पड़े, उसी व्यक्ति पे टैक्स लगाया गया और उसी को पे करना पड़े, इट मीन्स वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि टैक्स जो है वो टैक्स जिसे आप शिफ्ट ना कर पाए दूसरे पे, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लग रहा है तो आपने जो इनकम अर्न की है वो स्लैब है, उस स्लैब से एक्सेस जितना होगा उसका रेट है, उस रेट पर आपको पे करना पड़ेगा। उसे आप किसी दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? ठीक। सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन डज नॉट फॉल ऑन द सेम एंटिटी। एक ही व्यक्ति पे टैक्स लगना और उससे चार्ज करना दोनों पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रांसफरेबल होता है, लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। आगे दिया गया इट मीन्स द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। जिसके ऊपर टैक्स लगा वो क्या करता है? वो ट्रांसफर कर सकता है दूसरे पे। कैसे ट्रांसफर कर सकता है? अब अभी आपने करंट में देखा जीएसटी का नाम सुना है ना? तो जीएसटी जो होता है आपके बिल में लग के आता है। पे कौन कर रहा है? आप। पे किसको करना चाहिए? पे किसको करना था? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो व्यक्ति गुड्स को सेल कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लगना तो उस पर टैक्स था, रिटर्न उसको फाइल करना है, लेकिन वो वसूल किससे रहा है? मतलब वो टैक्स शिफ्ट कर देता है, तो वो इनडायरेक्ट श्रेणी में आता है। इसका मतलब क्या है? जो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी है उसमें आपका जीएसटी आता है। पहली बात आपको ये समझ गया कि जो हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी मेन टॉपिक है हमारा, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए था कि टैक्स क्या होता है। तो हम लोगों ने टैक्स पढ़ा, टैक्स के टाइप पढ़े, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको
यहां से क्लियर हो गया, शिफ्टेड है। जीएसटी को थोड़ा सा और जान ले। जीएसटी क्या है? जीएसटी दीज आर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड एंड अप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और बॉट। ये कहने का मतलब ये है कि कंजम्पशन जो करते हैं, कोई भी व्यक्ति मार्केट जाता है तो क्या करेगा? या तो गुड्स लेगा या सर्विसेज लेगा। गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस पता है आपको? है पता? गुड्स का मतलब जिसकी फिजिकल एंटिटी होगी, जिसे हम छू सके और देख सके। सर्विसेज क्या होती है? फैसिलिटीज होती है। जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया, आप बाहर निकल के दिखा सकते हैं कि हमने क्या बताया, क्योंकि मैंने आपको सर्विसेज दी, कॉन्सेप्ट सीखा। तो गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस है। अब आप मार्केट में जो भी आप फैसिलिटी लेते हैं, या तो गुड्स खरीद रहे होंगे या तो सर्विसेज ले रहे होंगे, तो यहाँ पर दोनों चीज कवर होगी। क्या कह रहा है? दीज आर कंजम्पशन बेस्ड एंड अप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और बॉट। या तो खरीदा होगा गुड्स और सर्विसेज या बेचा होगा। ठीक है। द गवर्नमेंट कलेक्ट्स इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स और द सर्विसेज। जो सेलर है उससे कलेक्ट करती है। ठीक है। आप कहेंगे कि सर हमने गुड्स परचेज किया था और हमसे जो है जीएसटी ले ली गई, तो अभी हमने बताया क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए क्या होता है? सेलर पे लगने वाला टैक्स वो ट्रांसफर कर देता है परचेजर पे और आपसे ले लेता है। क्लियर है? अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि क्या अभी जो हमने ये बात की है, इससे एक एग्जाम्पल में हमें आपसे अगर पूछा जाए कि क्या हनुमान सेतु पे खड़ा एक भिखारी टैक्स देता है? देता है ना? क्योंकि अगर आप 5 रुपए का बिस्किट भी वो खरीदता है तो उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस MRP 5 रुपी। इट मीन्स क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं है जो टैक्स ना देता हो। ठीक है। तो टैक्स किसी भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल और एनी बिजनेस पे लगने वाला एक कर है। ठीक है। द सेलर कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब यहाँ पे क्या है? अंतिम उपभोक्ता जो है उससे कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि बीच में कई स्टेप होती है, चेन होती है। तो फाइनली जो है किससे कलेक्ट किया जाएगा? जो एंड यूजर होगा, अंतिम उपभोक्ता जो होगा उससे लिया। गुड्स एंड सर्विसेज और हेल्थ दीज आर टैक्सेस दैट आर पे बट नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी, वैट, सेल टैक्स एक्सेट्रा। क्लियर हो गई बात? ठीक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, एक्चुअल में ये जो विजन था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है, दिया मैंने यहाँ। द आइडिया ऑफ 1 नेशन 1 टैक्स वाज फर्स्ट प्रोपोनेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन द ईयर 2000। ओके, आफ्टर दिस द गवर्नमेंट फॉर्म अ जीएसटी कमेटी अ ड्राफ्ट इन अ रिलेशन टू जीएसटी लॉ। अब यहाँ पे बात यह है कि 2000 में ये डिसाइड किया गया था कि जीएसटी जो है 1 नेशन 1 टैक्स अप्लाई होना चाहिए इंडिया में। 2000 के बाद 2017 में लागू हो पाया। कब लगा? 1 जुलाई 2017। ठीक है। तो ये 17 साल का समय कहाँ लग गया? अब ये प्रश्न उठता है। तो ये जो 17 ईयर का टाइम बेटा लग गया, इसमें आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो बिल जो होता है, जब कोई गवर्नमेंट आती है जो भी चेंज करना चाहती है उसके लिए बिल लेके आती है ना? वो बिल जो होता है लोकसभा राज्यसभा में से पास होता हुआ फाइनली जब राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो वो क्या बन जाता है? अमेंडमेंट हो जाता है और वो एप्लीकेबल होता है। तो ये जो 17 साल का समय लग गया वो बिल को पास होने में और फाइनली लॉ बनने में लग गया। ठीक। तो बिल नंबर कौन सा था? 122। ठीक। और अमेंडमेंट कौन सा था? 101। इसका मतलब अमेंडमेंट नंबर 101 और बिल नंबर 101 रहा होगा। उसके बाद 102 बिल नंबर आया, बिल नंबर 103 आया, और ये लोकसभा और राज्यसभा में सभी मतों के अनुसार पास नहीं हो पाया। जब 122 नंबर बिल पहुंचा और प्रोसेस होने के बाद फाइनली जब राष्ट्रपति की मुहर लग गई तब ये 101वां अमेंडमेंट कहलाता है। और ये कब हो पाया?
जुलाई 1 2017 में होगा। क्लियर है ये? तो यहां पर ये आपको बताया गया है कि केलकर कमेटी आपसे कभी कभी आपसे आप व्यक्ति वहां पे एग्जाम में पूछ सकता है कि विच कमेटी वर रिकमेंडेड जीएसटी। तो केलकर कमेटी आपको याद रखना है। केलकर कमेटी ने इस बिल को एक मतलब कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने पूरी एनालिसिस करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी और फिर ये 2017 में दिया गया। द आइडिया ऑफ द नेशन वाइड जीएसटी इन इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द केलकर टास्क फोर्स इन ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन 2000। अभी हमने आपको बताया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था 2000 में ये कमेटी बनाने की बात की गई। कमेटी आप समझते हैं, कई कमेटी के नाम पहले भी सुने होंगे आपने, सुना नहीं? अचल में होता क्या है, जब कोई प्लान गवर्नमेंट लाना चाहती है तो उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी एक टीम बना देती है। वो टीम क्या करती है, रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करती है कि आप अगर इस प्लान को लाएंगे तो इतना बजट लगेगा, इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगी, इनके सोल्यूशन इस तरह निकाले जा सकते हैं। ये टोटल जो है जो डिटेल होती है वो कमेटी अपनी सबमिट करती है। तो केलकर कमेटी को ये दिया गया था जीएसटी का पूरा एनालिसिस और रिसर्च करने को, और रिसर्च करके उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि किस कमेटी ने इसको एनालिसिस किया था, तो केलकर कमेटी आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस का हुआ 2011 में, और बट फेस चैलेंजेस रिगार्डिंग द कंपनसेशन द स्टेट्स एंड अदर इशू। असल में था क्या कि जीएसटी लगने से स्टेट्स जो थे वो बहुत से स्टेट्स तैयार नहीं थे, वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि होता क्या था कि अभी अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जीएसटी लागू नहीं होता है तो उनका डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दिल्ली का अपना सर्विस टैक्स था, तो यूपी में कोई चीज खरीदे तो उसमें क्योंकि स्टेट वाइड टैक्स अलग अलग लगे थे। मान लिया यूपी किसी वस्तु पे 10% लगा रहा था, तो वो प्रोडक्ट है मान लिया 100 रुपए का और जिस पे टैक्स ले रहा था वो 10%, तो इसका मतलब क्या 110 में यूपी में मिल रहा था। यही टैक्स जो है, यही सेम गुड्स और वो यूज हो रहा था, मान लिया दिल्ली में लेने गए या बिहार में लिए तो 100 रुपए का यही प्रोडक्ट, वहां पे टैक्स रेट है मान लीजिए 20%, तो अब कस्टमर को कितने का पड़ रहा है, 120 का पड़ रहा है। तो क्या था मेन लाइन वहां पे, क्या था, वन नेशन वन टैक्स। ये जो डिफरेंस था, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए तो जीएसटी लाया गया था। ठीक है, तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए इस कमेटी ने अपना जो है बिल दिया और बिल के बाद अपनी रिकॉर्ड ये बताई जो कंपनसेशन स्टेट का था। यहाँ पे ये वर्ड जो लिखा ना हम लोग, रिगार्डिंग कंपनसेशन टू स्टेट एंड अदर इशू। तो स्टेट जो है, जो बिहार क्यों चाहेगा भैया कि जब इसे 20 रुपए यहाँ मिल सकते हैं टैक्स में, वो क्यों चाहेगा कि हम 10 रुपए लें, इसलिए विरोध कर रहा था कि हमें नहीं जीएसटी लागू करना है। ठीक है, लेकिन फाइनली जब जीएसटी लागू हो गया तो ये आपको ये पैसेज आपको इतना ये बता रहा है कि क्या जरूरत थी, क्यों लगा, और इसमें स्टेट का कंपनसेशन जो बात कही गई वो कंपनसेशन का लॉस जो है वो कैसे भर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब जीएसटी के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके पिन पॉइंट पे होना चाहिए। पहला, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, अभी मैंने बताया है ना, विच हैज रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। ये कितने टैक्सेस को रिप्लेस किया? 17 टैक्सेस थे, 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अलग अलग। वैट का नाम सुना आपने, वैल्यू एडेड टैक्स, इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था टैक्सेशन में, तो वैल्यू एडेड टैक्स तो क्या है, इस तरह के 17 टैक्सेस थे जिनको रिप्लेस करके वन टैक्स आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो 17 तरह के टैक्सेस को हटाया इसने पहली बार। दूसरा, जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री, ये पूरी कंट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। अदर स्टेट्स में जो प्रॉब्लम थी, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो यहाँ वो सब रिमूव हो गई, सारी प्रॉब्लम खत्म। आप यूपी में खरीदें या बिहार में खरीदें, लगने वाला जीएसटी सेम, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने आप सेम। क्लियर? नेक्स्ट,
जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पूरी इंडिया में गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप थोड़ा एक डेफिनेशन छोटी सी है, इसको नोट कर लें। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड, ये ध्यान रखने वाली बात है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट विल बी लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। यहाँ पे जो डेस्टिनेशन बेस है इसका क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब जहां पर इन प्रोडक्ट की बात की थी अभी हमने पीछे, इन प्रोडक्ट का मतलब लास्ट में जहां पर वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा होगा। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट यहाँ पे डेस्टिनेशन उसका जहां पर होगा उस स्टेट को टैक्स दिया जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट जर्नी ऑफ जीएसटी। अभी जैसा अभी हमने आपको बताया कि जीएसटी की जो जर्नी थी वो कहां से शुरू हुई थी, 2000 में, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के उस सपने से वन नेशन वन टैक्स से। ठीक, तो दिया गया द जर्नी ऑफ जीएसटी इज बिगन इन द ईयर 2000 व्हेन अ कमेटी वाज सेट अप टू अ ड्राफ्ट लॉ। है ना, कौन सी कमेटी बता चुका हूं मैं, कौन सी कमेटी बताई थी, केलकर। नेक्स्ट आ जाओ, इट टुक 17 years फ्रॉम द लॉ टू इवॉल्व। 17 साल लग गए। अभी हमने आपको बताया 2000 से 2017 में बन पाया, 1 जुलाई 2017, तो कितने साल हो गए, 17 ईयर हो गए। नेक्स्ट इन 2017 द जीएसटी बिल वाज पास इन लोकसभा एंड राज्यसभा। मैंने अभी आपको बताया कोई भी बिल अमेंडमेंट तब तक पहुंचता है जब वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति की मोहर लग जाए। ठीक, फाइनली ऑन 1 जुलाई 2017 द जीएसटी लॉ कम इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू फोर्स। ठीक है, कब आ गया, 2017 में ये अस्तित्व में आ गया। फिर अब पूरी कंट्री में जीएसटी अप्लाई हो गया। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं। अब यहां से बात आपको प्रैक्टिकली थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी यहां पे ये बताया गया देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर द जीएसटी सिस्टम। यहाँ पे 3 कौन से बताया बेटा, पहला बताया गया है सीजीएसटी, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन कलेक्ट करेगा, लिख दिया मैंने, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट से। ठीक, दूसरा होता है एसजीएसटी, इसका मतलब क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट से। नेक्स्ट और लास्ट जो दिया गया है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटर स्टेट से। इसके साथ साथ एक और आपने सुना होगा यूटीजीएसटी, सुना है? यूटी क्या है बेटा, अगर पूरी कंट्री को देखें जियोग्राफिकली तो क्या है, 28 स्टेट हैं और यूटीज हैं। तो जहां पर ये अप्लीकेबल हो रहा होगा जीएसटी, आइदर वो स्टेट होगा या यूटी होगा। तो यहाँ जहां पर स्टेट होगा वहां पर एसजीएसटी लगेगा और जहां पर यूटी होगा वो यूटीजीएसटी लगेगा। इसीलिए 3 की बात की, चौथा डिपेंड करता है कि जहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है वो स्टेट है या यूटी है। क्लियर हो गई बात? ठीक, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फ्रेमवर्क जो है वो कैसे काम कर रहा है, तो इंडिया विल फॉलो द ड्यूअल फॉर्म ऑफ जीएसटी। ड्यूअल इसलिए क्योंकि जब आप कोई बिल देखते हैं तो वहां पर सीजीएसटी होगा और प्लस या तो एसजीएसटी होगा या यूटीजीएसटी होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी टैक्स लगता है, सपोज दैट 18% टैक्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि 9% सीजीएसटी होगा और प्लस 9% एसजीएसटी होगा। वो आप बिल में देखते भी होंगे, नहीं देखा हो तो अब देखना, कोई भी बिल मिले जितने परसेंट जीएसटी लगा हुआ उसका हाफ सीजीएसटी होगा और हाफ एसजीएसटी होगा। ठीक, at the intra-state level where goods and services are sold within the state, CGST and SGST will be levied. When selling goods and services into other state, IGST will be levied. यहाँ पे कह रहा है IGST कहाँ पर लगेगा,
जहां पर इंट्रा स्टेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूपी ने राजस्थान को गुड्स सेल किया तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, वहां पर IGST लगेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि कोई प्रोडक्ट है यूपी में ही बना और यूपी में ही सेल हुआ, तो और उस पे जो गुड्स है मान लिया कि 18% टैक्स रेट है, तो 9% स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसका मतलब 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, 9% यूपी को मिल गया। क्लियर? अगर यही यूटी होता, दिल्ली होता तो क्या होता है, दिल्ली में 9% यूटी टैक्स लगता है, स्टेट को उसको मिल जाता है दिल्ली को, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है? यहाँ पर इसके बाद ये बताया गया जीएसटी स्ट्रक्चर हैज द फॉलोइंग स्लैब। स्लैब कौन कौन से है? 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है गुड्स पे। जैसे गुड्स की कैटेगरी बनाई गई है, 1200 से ज्यादा गुड्स का जो है इसमें नाम दिया गया है, इसलिए वो लिखना पॉसिबल नहीं था, वो आप उसमें देख लेंगे। 5% में जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ह्यूमन बीइंग को, एक स्लाइड और है बेटा इसके जब नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, ये 0% रेट बना दिया। 0% क्या है? 0% रेट इसलिए बनाया गया है, आप ये कह सकते हैं सर 0% है तो इसको बनाने की जरूरत क्या थी? 0 का मतलब कुछ नहीं, इस पर जीएसटी नहीं लगना है, तो इस स्लैब को बनाया क्यों? बनाने का कारण ये है कि हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट की यहाँ पर एसेंशियल नीड्स की वस्तुएं होती हैं, लिखा हुआ है इसमें देखो, रेट इज केप्ट फॉर मोस्ट एसेंशियल गुड्स सच एज राइस, व्हीट एंड मिल्क एक्सेट्रा। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने इसको 0% में रखा है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स वाले प्रोडक्ट होते हैं, सबको जरूरत होती है, इसको इसलिए जीएसटी से बाहर रखा है। स्लैब में इसलिए रखा है, हो सकता है कि जो 5% वाला गुड्स है वो बेसिक नीड्स में आ जाए, तो वहां से हटा के उसको 0 में डाल सके, नया स्लैब नया अमेंडमेंट ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने 0% का रेट भी बना दिया। क्लियर है ये बात? ठीक, इतने ये जो आपको 5 रेट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इतने में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप उनको बताएंगे।